प्यारे विद्यार्थियों, विजयलक्ष्मी चांडा द्वारा संचालित आर चांडा क्लासेज जोधपुर में आपका फिर स्वागत। जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट कॉमर्स के हैं नॉन कॉमर्स के। हमारा यूट्यूब चैनल जो आप जानते हैं, इसी तरह से हमारा ऐप आर चांडा क्लासेज आप डाउनलोड जरूर कीजिए। और ये ऐप जूनियर अकाउंटेंट के लिए फुल कोर्स का बहुत जल्दी आ जाएगा सेल आउट के लिए भी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अकाउंट्स के बारे में और 3 चीज़ बेसिक बताई थी कि अकाउंट्स सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। शर्त एक है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, अंकेक्षण, व्यावसायिक संगठन बीओ, राशन सेवा नियम RSR, GF&R विद नियम, सभी के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू आप टच में रहिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पिछले वीडियो का नेक्स्ट स्टेज है। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। व्यवहार का अर्थ ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, पर हो सकता है आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकॉल करता हूँ। आपको ये मान के चलना है कि आप किसी व्यापार के अकाउंटेंट हो, ऐसा आपको मान के चलना है। नंबर 2, आपको ये भी मान के चलना है कि व्यापार का व्यापार के स्वामी से कोई संबंध नहीं है। अब तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया था वो है व्यवहार का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये व्यवहार का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में डिटेल बता दिया था। 3 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। E+B+M, कोई घटना घटित हुई, वो घटना व्यापार की है और उस घटना को अपन मुद्रा में, करेंसी में माप सकते हैं तो उसे कहा जाता है व्यवहार। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया था कि एंट्री किसे बोलते हैं, प्रविष्टि किसे बोलते हैं। किसी भी व्यवहार को व्यापार की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसे बोलते हैं एंट्री बनाना, जिसका पूरा डिटेल मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 4 इंपॉर्टेंट शब्द, शब्दावली। ये शब्दावली एंट्री बनाने का कंसेप्ट है। जब मैं आपको एंट्री बनाना सिखाऊंगा उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा खातों के प्रकार, पर उन दोनों से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन 4 शब्दों की जानकारी, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ कि आप चाहे कॉमर्स के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या नॉन कॉमर्स के। मैं आप सभी को मानता हूँ आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। 4 शब्द हैं। पहला फिर आपको याद दिलाता हूँ, आपको ऐसा मानना है यू आर अकाउंटेंट फॉर द बिजनेस। आपको ऐसा मानना है आप व्यापार के मुनीम हैं, व्यापार के अकाउंटेंट हैं तथा व्यापार के व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने का काम करते हैं। आपको एंट्री बनानी है, एंट्री बनाना आप सीखो। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको किन 4 बातों का मुख्य नॉलेज होना चाहिए। पहला नंबर 1 गुड्स, माल, और दूसरा वर्ड है संपत्ति, एसेट। अब माल किसे कहेंगे और संपत्ति किसे कहेंगे, गुड्स क्या होगा और एसेट क्या होगा। तो पहला पॉइंट मैं बताता हूँ, माल। सिंपल वे से आपको मान के चलना है व्यापार द्वारा, जिसके तुम अकाउंटेंट हो, ऐसा मान के चलना है व्यापार द्वारा आप जिसके अकाउंटेंट हो, आपके द्वारा जो वस्तुएं क्रय की जाती है या बनाई जाती है बेचने के लिए। आपने किसी आइटम को परचेज किया है या बनाया है बेचने के लिए, आपका पर्पज है बेचना। जिस आइटम को आप ले रहे हो उसे आप बेचोगे, बिके न बिके बाद का पॉइंट है। जो आइटम आपने लिया है उसे आप चीज़ बनाओगे, बना के बाद उसे बेचोगे, तो उसे अकाउंट की भाषा में कहा जाएगा माल या गुड्स। जैसे आप किराना के व्यापारिक अकाउंटेंट हो और किराना का नाम है जोधपुर किराना स्टोर। आपने घी खरीदा, तेल खरीदा, मिर्ची खरीदी, मसाला खरीदा, जीरा खरीदा, गुड़ खरीदा, शबद खरीदी, गेहूं खरीदा, बाजरे का आटा खरीदा। ये क्यों खरीदा आपने? बेचने के लिए। तो ध्यान रखिए ये आपके लिए माल कहलाएगा। नंबर 2, आप एक कंपनी का अकाउंटेंट हो जो कारों का क्रय विक्रय करती है। मान लो उस कंपनी का नाम है बॉम्बे कार कंपनी और आप वहाँ अकाउंटेंट हो, तो आपने कारें खरीदी, क्यों खरीदी है? बेचने के लिए, तो आपके लिए माल है। मान लो एक बुक डिपो का अकाउंटेंट हो, उस बुक डिपो का नाम है सेकेंड हैंड बुक डिपो और आप वहाँ अकाउंटेंट हो।
आपके व्यापार द्वारा, आपके मालिक द्वारा वहाँ परचेज किया जाता है किताबें। क्यों किताबें खरीदी जाती है? बेचने के लिए, उसके लिए माल है। तो याद रखिए, जो आइटम आपने खरीदा है बेचने के लिए, जिसमें आपका पर्पज है बेचना, वो माल है। अब एक और पॉइंट है, मान लो आप एक फैक्ट्री के अकाउंटेंट हो जो तेल बना के बेचती है। उस फैक्ट्री द्वारा मूंगफली खरीदी गई, सरसों के बीज खरीदे गए, अरंडी के बीज खरीदे गए, कोपरा परचेज किया गया। क्यों परचेज किया गया? मूंगफली से तेल बनाओगे, कोपरे से आप तेल बनाओगे, तो वहाँ पे आपके द्वारा जो क्रय की मूंगफली है या कोपरा है या नारियल है, वो भी आपके लिए माल है। अब एक और ध्यान रखिए, अकाउंटेंसी में माल को 4 नहीं बल्कि 6 नाम से जाना जाता है, इसलिए वो 6 नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला क्रय, सेकंड क्रय वापसी प्रति रिटर्न, विक्रय सेल्स, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी नई चीज़? इसमें नई चीज़ है क्रय परचेज, इसका अर्थ होता है माल खरीदा। क्रय वापसी प्रति रिटर्न मतलब माल खरीद के लौटा दिया। विक्रय मतलब आपने माल बेचा। विक्रय वापसी बेचा वाला वापस आ गया। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को जो माल आपके पास था वर्ष के स्टार्टिंग में। क्लोजिंग स्टॉक जो माल आपके गोदाम में, आपकी दुकान में मार्च 31 को है। ये 6 वर्ड ओनली माल के लिए। अब आपके मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर इस परचेज वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अंग्रेजी का परचेज और अकाउंटेंसी के परचेज में रात दिन का अंतर है। इंग्लिश में अपन जाते हैं मार्केट में, हमने परचेज किया पेन तो बोलेंगे पेन परचेज किया, टी शर्ट तो टी शर्ट परचेज किया, बिल्डिंग लिया तो बिल्डिंग परचेज किया, कार तो कार परचेज किया। पर यहाँ पे नहीं, अकाउंटेंसी में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जिस आइटम का व्यापार करते हैं वो कहलाता है माल, और उस माल के से संबंधित शब्दों में ही ये सब शब्दों का प्रयोग होगा। क्रय बताएगा माल खरीदा, क्रय वापसी प्रति रिटर्न खरीदा गया माल लौटा दिया, सेल्स माल बेचा, सेल्स रिटर्न बेचा माल वापस आ गया, स्टॉक ओपनिंग माल जो हमारे गोदाम में हमारी दुकान में 1 अप्रैल को था, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया वो माल जो हमारे पास मार्च 31 को था। तो ये पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, माल और उसका अर्थ तथा उसके प्रकार। सेकंड संपत्ति। संपत्ति क्या है? आप अकाउंटेंट व्यापार के, मैं बार बार बोलता हूं तभी आपको अकाउंटेंसी समझ में आएगी। संपत्ति क्या है? एसेट क्या है? कोई भी ऐसा आइटम जो आपके व्यापार द्वारा क्रय किया गया या बनाया गया, परंतु नॉट फॉर द सेल। रट के रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो। जो आइटम आपने खरीदा है, बनाया है बेचने के लिए, बेचने के लिए वो तो है माल। और जो आइटम आपने खरीदा है या बनाया है नॉट फॉर द रीसेल, पुनः बेचने के लिए नहीं। हो सकता है इन फ्यूचर आप बेच दो, बात अलग है, पर आपका पर्पज उसे बेचना नहीं है तो वो संपत्ति है। अब तुम पूछोगे सर अगर उस आइटम को बेचना नहीं है तो उसके अनेकों काम हो सकते हैं। सभी मामलों में उसे संपत्ति कहा जाएगा। जैसे आइटम आपने परचेज किया है व्यापार चलाने के लिए, सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, माल का प्रोडक्शन करने के लिए, प्रबंध मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए, कोई भी आइटम आ सकता है जो आप बेचना नहीं चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बताया कि आप अकाउंटेंट हो जो ट्रेडर के, किराना का व्यापार है, आपने जो किराना का सामान खरीदा, घी तेल शक्कर गुड़, ये तो माल था, पर आपने बनाया फर्नीचर। फर्नीचर क्यों बनाया? सामान रखने के लिए या ग्राहकों के बैठाने के लिए। आपने तिजोरी परचेज की, क्यों परचेज की? कैश रखने के लिए। आपने कंप्यूटर परचेज किया, क्यों परचेज किया? अकाउंट का काम कराने के लिए। आपने बिल्डिंग परचेज किया, क्यों परचेज किया? गोदाम बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए। आपने ट्रक परचेज किया, क्यों परचेज किया? माल को बाहर भेजने के लिए। आपने कैश अपने पास रखा, क्यों रखा? पेमेंट करने के लिए, लोगों को पैसा उधार देने के लिए, माल लाने के लिए। तो इस तरह से ये कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जो आइटम आपके पास है क्यों है? व्यापार चलाने के लिए। हो सकता है आपने गोदाम में लगाए सीसीटीवी कैमरे, ऑफिस में लगा दिए सीसीटीवी कैमरे, क्यों लगाए? स्टाफ को कंट्रोल करने के लिए। तो वो सभी आइटम जो आपके व्यापार चलाने में सहायता देते हैं, प्रोडक्शन में काम आते हैं, सेवा देने में काम आते हैं, मैनेजमेंट में काम आते हैं, नियंत्रण में काम आते हैं, उन सब का नाम संपत्ति है। कई जगह में नोट किया है कि रटा दिया जाता है कि आइटम, ये आइटम माल है, ये संपत्ति। गलत है, ध्यान रखो। ये क्लास आर चांडा क्लासेस फर्नीचर, तो आर चांडा क्लास का जो फर्नीचर है वो तो कहलाएगा संपत्ति, और शिव फर्नीचर मार्ट जिसका व्यापार फर्नीचर खरीदना बेचना उसके लिए वो कहलाएगा माल। बॉम्बे कार कंपनी, बॉम्बे कार कंपनी के लिए कार माल है, गुड्स है, परंतु शिव फर्नीचर मार्ट ने बॉम्बे कार कंपनी से 4 कारें परचेज की तो उसके लिए संपत्ति है। तो आप आइटम को याद मत कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए। जो आइटम आपके पास आया
बेचे के लिए, वो तो है माल। और जो आइटम आपके पास आया नॉट फॉर द सेल, किसी और काम के लिए, वो है संपत्ति। क्लियर? अब आते 2 पॉइंट और, मात्र 2 मिनट के हैं। एक वर्ड है देनदार, डेटर, एक वर्ड है लेनदार। कंसेप्ट फिर क्लियर रखिए, मैं फिर बार बार कहता हूँ, तुम अकाउंटेंट हो व्यापार की, तभी तुम्हें पार्ट बी जूनियर अकाउंटेंट का समझ में आएगा। चाहे अकाउंटेंसी है, चाहे व्यवसायिक संगठन है, चाहे ऑडिटिंग है, चाहे GF&R है, और चाहे RSR है। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, भगवान आप पे कृपा करेगा। कंटिन्यू मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत की गारंटी आपकी होगी। कंसेप्ट हम परमपिता ईश्वर की कृपा से क्लियर कराएंगे। अब आता है 2 वर्ड और, एक वर्ड है देनदार और एक वर्ड है लेनदार। इंग्लिश है डेटर एंड क्रेडिटर। देनदार कौन? सिंपल, तुम अकाउंटेंट हो व्यापार के, जो व्यक्ति व्यापार को भविष्य में भुगतान करेगा, ऐसा कोई भी आदमी जो बाहरी आदमी है और आपके व्यापार को पेमेंट करेगा, तुम ये मानो जो तुम्हें भुगतान करेगा, या मन में ऐसा समझो, जो हमको पेमेंट करेगा वो देनदार, और जिसको हम पेमेंट करेंगे वो लेनदार। जो हमसे लेगा वो लेनदार, जो हमको देगा वो देनदार। ये 2 वर्ड है। तो कॉमन सेंस पहला तो ये क्लियर रखिए, देनदार या लेनदार व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, और ये हमेशा बाहरी आदमी होते हैं, व्यापार के नहीं, बाहर के आदमी, या तो देनदार है या लेनदार। अब सिंपल, एक आदमी इन फ्यूचर आपको भुगतान क्यों करेगा, वो आपका डेटर क्यों बनेगा? 4 कारणों से मैंने बता दिया है। एक व्यक्ति आपका देनदार है, इन फ्यूचर आपको पेमेंट करेगा, डेटर है, जिसको तुम भुगतान करोगे वो क्रेडिटर है, वो लेनदार है। पर ये 4 कारणों से बनते हैं। पहला, देनदार, आपने माल उधार बेचा, संपत्ति उधार दी, कैश उधार दिया, सेवा उधार दी। अर्थात किसी बाहरी व्यक्ति को आपने माल बेचा उधार, तो पेमेंट लेना बाकी रह गया। आपने संपत्ति बेच दी उधार, पेमेंट लेना बाकी रह गया। आपने लोन दिया, एडवांस दिया, पैसा लेना बाकी रह गया। आपने सेवाएं दी, पैसा लेना बाकी रह गया। तो जिन लोगों से पैसा लेना बाकी रह गया वो है देनदार। और ये 4 कारण है जो मैंने बताया आपको। पहला, माल, संपत्ति, कैश और सेवाएं। इन 4 कारणों से व्यक्ति आपका देनदार बनता है। और तुम कौन हो? अकाउंटेंट व्यापार के। नंबर 2, लेनदार, उल्टा, जिसको तुम भुगतान करोगे वो आपका लेनदार है, वो क्रेडिटर है, वो भी 4 कारणों से। कैसे? आपने माल उधार लिया, संपत्ति उधार ली, कैश लिया। ये वर्ड याद रखना है, उधार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट, नकद में नहीं, क्रेडिट होने पर ही देनदार और लेनदार बनता है। मुझे विश्वास है आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, हमारे वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यूस आएंगे। आप जरूर देखिए, परमपिता ईश्वर आपकी देखभाल को पूरा करें। शुभ दिन हो।